नमस्कार दोस्तों, मैं सुखी सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, आज व्यापार की सफलता के सूत्र की 18 वीडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो व्यापारी भाइयों के लिए सीरीज है, तो आज पूरी तरह से जो वीडियो है व्यापारी भाइयों के प्रैक्टिकली अप्रोच पे डेडिकेटेड है। आज की वीडियो बहुत अच्छी लर्निंग वाली है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने वाली है। दोस्तों, व्यापारी भाई बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एज ए बिजनेस कोच हूँ, मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है यदि कोई व्यापारी की टर्नओवर आज 5 करोड़ है, कल 50, फिर 500, फिर 5,000, आईपीओ, फिर लिस्टेड, बहुत बड़ा जब व्यापार कर देता है, बहुत खुशी होती है। दोस्तों, व्यापार का मतलब यही होता है, उसको आगे बढ़ाना। व्यापार का मतलब रुकना नहीं या फेल होना नहीं है। कोई यदि कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, व्यापारी भाई पूरा अपना दमखम लगाते हैं, व्यापारी भाइयों में पूरी शिद्दत होती है, पूरा वो डेडिकेशन से बिजनेस करते हैं और पूरा दम लगा देते हैं उसको कई गुना आगे बढ़ाने में। दोस्तों, मैंने कितने व्यापारी भाइयों को देखा है, जब उनका बिजनेस नीचे जा रहा होता है उन्हें बड़ा टेंशन होनी शुरू हो जाती है और वो पूरा अपना बाउंस बैक करके गियर बदलते हैं और बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये जब व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम तो प्रे करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के बिजनेस हरे भरे फूलते रहें, सब कुछ, सब धंधे चलते रहें, मौज मस्ती करते रहें। दोस्तों, कोई व्यापार बहुत अच्छा चलता है, 500 करोड़, 5,000 करोड़ सक्सेस होता चला जाता है, तो दोस्तों वो व्यापार का अकेला मालिक नहीं सफल हो रहा होता, उसके पीछे उसका परिवार बहुत खुश हो रहा होता है। उसके जो बच्चे हैं उनको बहुत खुशी मिल रही होती है, वो अपने चाहत के सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं किए। और दोस्तों, यदि कोई व्यापारी बढ़ रहा है, उसका व्यापार बढ़ रहा है, तो वो पूरा इकोसिस्टम उसके साथ ग्रो होता है, उसकी पूरी टीम ग्रो होती है, उसके साथ जुड़े हुए सप्लायर ग्रो होते हैं, बायर ग्रो होते हैं। दोस्तों, एक बहुत लोग एक व्यापार से जुड़े होते हैं, पूरा इकोसिस्टम होता है। इवन नीचे से लगाओ, पीएन से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, ऊपर सरकार तक और ऊपर ग्लोबल वर्ल्ड तक उससे बंधा हुआ होता है। दोस्तों, एक बिजनेसमैन का सक्सेस होना, सफल होना बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब सफल हो रहा होता है, सब हरा भरा दिख रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं दोस्तों, व्यापार है तो व्यापार में ना अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी होती है। यदि कोई व्यापार अपनी ग्रोथ से नीचे जा रहा है और वो किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से जा रहा है, कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो बंदे के कंट्रोल में नहीं होते, अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल रीजन्स होते हैं। लेट्स सपोज करो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ही चेंज हो गई उस बिजनेस को लेके, तो वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। कोई इंटरनेशनल ऐसी कुछ इवेंट हो गई, ऐसा कोई प्लान बन गया, जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, कोई इंटरनेशनल से वहाँ से बैन लग गया, तो नेचुरली मेरा बिजनेस बंद होगा। या जैसे कोरोना ने हमें दिखा दिया कि बिल्कुल ठीक ठाक बिजनेस चलते हुए भी बंद हो गए। ये दोस्तों होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल रीजंस हैं कि आपका बिजनेस बंद हो गया। आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो का थंबनेल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सिंपल है कि बिजनेस में वो कौन सी मेजर मिस्टेक्स है, मेजर बिजनेस में वो कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आजकल बड़े 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 बिजनेस बंद हो रहे हैं। आज दोस्तों बात करेंगे इंटरनल रीजंस की, इंटरनल कारण क्या हैं जो कि बिजनेसमैन बड़े आराम से उन्हें कंट्रोल कर सकता था, नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों बिजनेस नाम ही ऐसा है, बिजनेस का नाम है गोइंग कंसर्न, चलते रहना, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। यदि सेटबैक हुआ है, थोड़ा लो हुआ है, डाउन हुआ है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर खड़े होना, फिर चलना। और दोस्तों, मिस्टेक्स क्या होती हैं, कई बिजनेस सारे सेटबैक करने के बाद भी बंद हो जाते हैं। आज हम उन्हीं बिजनेसेस की बात करेंगे दोस्तों जो बहुत सेटबैक होने के बाद भी बंद हो जाते हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी गलतियां करी होंगी जो वो गलतियां करने की वजह से उनके बिजनेस बंद हो गए।
आप दोस्तों इसको मिस्टेक्स की तरह से मत लो, फेल की तरह से मत लो। आज के वीडियो को आप लो सीख की वजह से, कि आप यदि इन गलतियों को ना करो, या वो बिजनेसमैन ने ये गलतियां ना करी होती, तो वो बहुत आगे चला गया होता। यानी कि अब हमें सीखना है कि सही धंधा निकालना है, बहुत आगे ग्रो करना है, तो हमें क्या क्या चीजें नहीं करके चलनी। इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, हमने पॉजिटिव वे में लेके चलना है दोस्तों। जो मिस्टेक कर रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिनको नई चीज लगी है कि हाँ यार ये तो नई चीज आ गई, अब से वो कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे चलते हैं। बिजनेस मिस्टेक्स दैट लीड टू फेलियर, ये मैं बता चुका हूं कि आज हम इंटरनल मिस्टेक्स पे सारी चर्चा करेंगे, कि बिजनेसमैन के जो कंट्रोल में होती हैं, जो बिजनेसमैन के हाथ में होती हैं, जो एक व्यापारी, एक सीईओ, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर रोक सकता था, कंट्रोल कर सकता था, वो नहीं करने की वजह से जो बिजनेस बंद होते हैं, आज सिर्फ उसकी बात करेंगे। दोस्तों व्यापार की दुनिया जो है ना, ये हमेशा बदलती रहती है। आज यहाँ पहले तो मौसम ही इंडिया में ऐसे हैं कि हर मौसम में व्यापार बदल जाता है। आज ठंडा रहेगा तो कल तेज हो जाएगा, कभी मद्दा रहेगा, कभी बहुत तेज रहेगा। दूसरा व्यापार ट्रेंड होता है, कई कस्टमर की ट्रेंड्स की वजह से व्यापार बदलता है, उसकी चॉइस की वजह से बात बदलता है। आप यदि एक पैंट का उदाहरण लेते हैं, पैंट आप पिछले कुछ साल हो जाओगे, पहले बेल बटन चलता था, फिर वो टाइट वाला आ गया, फिर वो पजामी टाइप पैंट आ गई, फिर ढीला आ गया, आज की डेट में जींस फिर ढीला। तो ये जो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ना, स्विंग्स मारता है कस्टमर का माइंड, उसके हिसाब से व्यापार भी चेंज होते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है दोस्तों। व्यापार चेंज होते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, व्यापार चेंज होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, व्यापार चेंज होते हैं कस्टमर के बिहेवियर को लेकर। तो व्यापारी को तो दोस्तों व्यापार कर रहा है, व्यापार का मतलब यही है कि रिस्क लेके कर रहा है और चैलेंजेस सहने का उसमें जज्बा है। वही तो दोस्तों दुनिया में मैं सबको दिलावर बंदा कहता हूं ना, जिसमें जज्बा होता है, जो काम कर रहा है, वो व्यापारी ही होता है दोस्तों। कितनी मुसीबतें चारों तरफ से आ रही होती हैं, बीच में बैठा होता है थंब लगा के और बिजनेस करके वो जाता है, नोट कमाता है, फिर वो अपने ऐसे मजा आने लग जाता है उसे, डेली के रूटीन में जब आ जाता है। स्टार्टिंग थोड़ी होती है दिक्कतें, बिजनेस इतना आसान हो तो दोस्तों हर कोई बिजनेसमैन ना बन जाए। ये कॉरपोरेट में जो इतने लोग जॉब कर रहे हैं, बाकी जो इतने लोग जॉब कर रहे हैं, ये सारे ही व्यापारी बने होते हैं दोस्तों। व्यापारी के लिए जो आप लोगों में बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो आप लोग लेके बैठे हुए हो, रिस्क लेने की क्वालिटी और जज्बा, जिगरा चाहिए होता है, जिगरा दोस्तों, जिगरा और नेटवर्किंग चाहिए होती है। और इधर से सारी बैंक से सेटिंग, गवर्नमेंट से सेटिंग, इनकम टैक्स ऑफिस से सारी चीज़ें करनी होती हैं दोस्तों। बहुत मुश्किल है बिजनेस करना, जो करता है सल्यूट बिजनेस कोच की तरफ से। दोस्तों जिस तरह एक नदी का पानी समय समय पर बहता है, एक उदाहरण लो बिजनेस को, जैसे एक नदी है, नदी में पानी चलता रहता है, चलता रहता है, जाता है, समुद्र में जाएगा या नीचे कहीं चला जाएगा, बट पानी बदलता रहता है, आता जाएगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, कभी साफ पानी आएगा, कभी धुंधला आएगा, बारिश आ गई तो वो खराब हो जाएगा, बट बारी पर चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह दोस्तों बिजनेस भी है, बिजनेस की दुनिया भी बिल्कुल नदी के पानी की तरह बहता रहता है, चलता रहता है। कोई भी रुकावटें आए, किसी तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, कस्टमर के बिहेव चेंज हो जाए, पर व्यापारी अपना अंगद के पैर की तरह टिका रहता है, लगा रहता है और सफल होता है। फिर उसमें दोस्तों बदलाव तो व्यापारी सबसे ज्यादा देखता है कि कैसे बदलाव आती है दुनिया में। बिजनेस की दुनिया बहुत ही डायनामिक और चैलेंजिंग है दोस्तों। बिजनेस की दुनिया में तो आज कोई हमारे एसोसिएशन का इलेक्शन आ गया तो व्यापार का रंग बदल जाएगा, हमारे एमएलए एमपी के कुछ आ गए तो व्यापार का रंग चेंज होता है, कोई सोशल इवेंट आ गई तो व्यापार का रंग चेंज होगा, कल्चरल इवेंट आ गई, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, होली आ गई, क्रिसमस आ गई, ईद आ गई, तो दोस्तों व्यापार एक अलग तरह का रूप ले लेता है।
बिजनेस की दुनिया बहुत डायनामिक है। कभी कभी दोस्तों छोटी छोटी मिस्टेक्स बिजनेस को मुश्किल में डाल देती। बिजनेस करते करते सीखते हैं लोग, मिस्टेक्स करते हैं सीखते हैं लोग, पर इसमें मिस्टेक्स कर करके बहुत साल बीत जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि ये मिस्टेक नहीं करनी थी यार, नहीं तो मैं आज 10 साल आगे होता। मैंने ये ट्रेंड पकड़ा होता या ये मिस्टेक नहीं करी होती तो मैं 15 साल आगे होता। मुझे ये पहले किसी ने बता दिया होता, सिखा दिया होता तो मैं 15 से 20 साल आगे होता। मैं कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ कमा चुका होता। ये मिस्टेक्स जो हो चुकी होती हैं दोस्तों, अगर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते बिजनेस में, या नए ट्रेंड को अडॉप्ट नहीं कर पाते, नए ट्रेंड का पता ही नहीं कर पाते कहाँ ट्रेंड जा रहा है, हमने क्या करना है, तो दोस्तों सक्सेस हमसे बहुत दूर चली जाती है। सक्सेस बिजनेस से दूर चली जाती है। बिजनेस में तो कभी हम सोचते हैं कि हमारा व्यवसाय जो हमारा व्यापार है हमेशा सही रास्ते पे है। बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को सही मान के ही चलता है और मानना भी चाहिए। लेकिन कुछ टाइम टाइम पे अपने गलत डिसीजंस, छोटे मोटे कुछ नज़रअंदाज पहलुओं को कर दिया जाता है, जिनकी वजह से मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, बिजनेस बहुत कंप्रोमाइज़ करता है, इवन शट डाउन की पोजीशन भी आ जाती है। यह ध्यान रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी योजना जो है, हमारा प्लान जो है, हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजी जो है, समय समय पर अपडेट करें, उसे रिव्यू करें और दोबारा से चेंज करके फिर सही दिशा दें। आपने इस साल 10 करोड़ कमाना है, बहुत अच्छा गोल है दोस्तों, बहुत अच्छा आपका गोल है। आपने 10 करोड़ कमाना है, उसके लिए आपने जो स्ट्रेटजीज लगाई हुई हैं दोस्तों, उसको पूरी तरह से फिक्स मत करो, उनको फ्लेक्सिबल रखो कि कहीं टाइम आना आया या कुछ चेंज करनी पड़ी तो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। गोल हमारा 10 करोड़ का ही रहेगा। स्ट्रेटजी को हर टाइम पे अपनी प्लानिंग को चेंज करते रहना है, चेंज करते रहना है, तभी प्रॉपर सफलता मिल पाती है। दोस्तों हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज़ कल काम कर रही थी, यानी कि एक मैं मेरे क्लाइंट्स काफ़ी हैं चांदनी चौक दिल्ली में, और अमर कॉलोनी दिल्ली में, ऐसे ही लाजपत नगर में और ओखला में। मैं देखता हूँ जो व्यापारी भाई थे, हम उन्हें कहते हैं सर ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये एक नया सॉफ्टवेयर आया है, ये आप इंटीग्रेट करवा लो टैली के साथ, आपका काम ना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको डिटेल देखनी, आपको पार्टियों के बैलेंस देखने, यहीं से ही आपके रिमाइंडर चले जाएंगे। बट क्या होता है दोस्तों, वो कुछ हमारे पैटर्न ऐसे बन चुके होते हैं कि हम जो कल काम कर रही थी उसी पे ही काम करना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। लेकिन असल में चीजें बदल जाती हैं दोस्तों, जब चीजें बदल जाती हैं, चीजें तो निकल गई बहुत आगे, लोग नहीं बदला, व्यापारी नहीं बदला। एक उदाहरण देखो दोस्तों, एच एम टी वॉच वाली कंपनी आपने देखा होगा, कितनी पुरानी कंपनी, हर बंदे के हाथ में जब हम छोटे थे तो एच एम टी ही दिखती थी, इसका कोई ऑप्शन नहीं था। बट एच एम टी जैसे वो डिजिटल घड़ियां आई, डिजिटल आई, टाइट कई कंपनियां आ गई, टाइटन आई, कई आई, इन्होंने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। बट एच एम टी की तो मोनोपोली थी। एच एम टी ने कहा कि अरे हमें थोड़ा ना बाहर कर देंगे, कितने टाइम, कितनी क्वांटिटी, कितने लोगों के लिए चाहिए होती है भाई, हम बाहर नहीं हो सकते। पर देखा टाइम कितनी स्पीड से निकला, 2 3 4 साल के अंदर डिजिटलाइजेशन ने एच एम टी को बाहर कर दिया। बदलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो हम काम कर रहे हैं उसमें मार्केट के हिसाब से हमने जाना है। जब आप नया अवसर देखते हैं और उस पर सही तरीके से काम करते हैं, आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी, मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, आपने सही देखी और उस पे काम किया बड़ी स्पीडली, बिजनेस इसी का नाम है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, नया ट्रेंड आया है, फट देनी पे उस पे काम किया, प्रोडक्ट बना के हाजिर, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उससे पैसे कमा लिए। जो बिजनेस में गैप को देखना जानता है, अपॉर्चुनिटी को देखना जानता है, नए ट्रेंड को देखना जाता है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर लेता है,
वो दोस्तों उस अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ ग्रैब करके वो ही मिलेनियर बिलेनियर बन के ट्रिलियनियर बन जाते हैं दोस्तों। बस ये है कि पहचान करने वाली बात है, अपॉर्चुनिटी कैसे पहचाननी है। वो तभी होगा जब आप मार्केट के ट्रेंड से लगे रहोगे, मार्केट में जो चेंजेज आ रहे हैं उससे लगे रहोगे। लेकिन अगर आप पुराने तरीके ही अपनाते रहेंगे, परिवर्तन के लिए हम तैयार ही नहीं होंगे कि चेंज करना है, तो आपका बिजनेस दोस्तों इस जो पैटर्न चल रहा है उससे बाहर हो जाएगा। आपने नोकिया को देखा, नोकिया से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है दोस्तों। कोडेक फिल्म देखी आपने, हम फोटो खींचते थे जहां भी जाते थे, एक रील डालनी पड़ती थी। कोडेक कंपनी कहाँ गई? अडॉप्ट ही नहीं की टेक्निकल, उन्होंने सोनी ने अडॉप्ट कर लिया, कैनन ने कर लिया, कहाँ पहुंच गई कंपनियां ये। बट कोडेक खत्म हो गई दोस्तों। अब यही उदाहरण आप उसका भी लो, नोकिया का भी। मुझे नहीं लग रहा कोई भी पर्सन ने जो हमारी एज में रहा होगा सबसे पहला मोबाइल नोकिया का ही किया होगा उसने, या मोटोरोला चलती थी या नोकिया, नोकिया की बादशाहत थी। बट नोकिया ने एंड्रॉयड अडॉप्ट ना करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, मार्केट से बाहर हो गए दोस्तों। बिजनेस में टाइम के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ग्राहकों की जरूरत, कस्टमर को क्या चाहिए, बिजनेस का मतलब है कस्टमर फर्स्ट। आप क्या बेचते हैं उसको तो डिब्बे में डाल के पैक करके रख दो। कस्टमर क्या चाहता है वो कस्टमर को बना के उसको दे दो, कस्टमर को प्रायोरिटी देनी होती है। और यदि जो बिजनेसमैन कस्टमर को प्रायोरिटी नहीं देते, कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते, उनके बिजनेस दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कस्टमर भगवान है, ये बहुत पहले हर दुकान पे मैं देखता था लिखा होता था, आजकल लोगों ने बंद कर दिया है। बट कस्टमर भगवान था, आज भी कस्टमर भगवान है, और कल भी भगवान ही रहेगा। कस्टमर प्रायोरिटी देनी है। हाँ, ये चीज जरूर है, कस्टमर अब लॉयल भगवान नहीं रहा, कस्टमर अब बेईमान भगवान हो गया है। कस्टमर अब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से दुकानदार को चूज करता है। पहले जो दुकान पे जो ग्राहक बंद जाता था वो कई कई पीढ़ी ऐसे ही चलते रहते थे, जी ये तो कपड़ा मैंने उसी दुकान से ही लेना है, किराना मैंने उसी दुकान से ही लेना है। हमारा भी ऐसे ही था, किराने की दुकान हमारी 30 साल एक ही थी, कपड़े की हमारी एक ही थी। बट आज ट्रेंड नहीं है दोस्तों, आज ऑनलाइन का ट्रेंड है। आज जो कस्टमर है लॉयल कस्टमर नहीं है, बट कस्टमर भगवान आज भी है। कस्टमर को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कस्टमर को प्रायोरिटी दिए बिना, बट कस्टमर लॉयल भगवान नहीं है आजकल। उस पर इतना कॉन्फिडेंस करके आप नहीं चल सकते, आपको नए कस्टमर बनाते रहना पड़ेगा दोस्तों। जब आप सही निर्णय नहीं लेते और बदलाव के साथ कदम नहीं उठाते दोस्तों, डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी भी जगह, जॉब में भी। डिसीजन, बिजनेसमैन डिसीजन कैसे लेता है, इमीडिएटली लेता है, रुक के लेता है, कैसा लेता है, इस किस फेवर में लेता है, और चेंज जो होता है, चेंज के साथ अपने आप को बदलता है या नहीं बदलता है, इसका असर ही सक्सेस पे पड़ता है। हम यदि उदाहरण लें, हम अक्सर मानते हैं कि हमें अपने व्यवसाय को सिर्फ एक निश्चित तरीके से चलाना है। एक चांदनी चौका बंदा, वो आज की डेट में भी वो अपनी लाल बहियां लेकर, लाल कैश बुक लाल, वो मुनीम दो उठाकर, वो 4 4 घंटे टेली टोटल लगाने में और उन्हीं में लगे रहते हैं दोस्तों। नहीं चेंज होना चाहते। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, डिमांड कहाँ पहुंच गई, बट वो वहीं वहीं हैं। वो ऐसे व्यापारियों का, जो ये कॉरपोरेटर आ रहे हैं, रिलायंस आ गया, जूडियो आ गया, सारे आ गए, ये सब इनको उठा के बाहर कर देंगे दोस्तों। जो बदल जाएगा वो सफल हो जाएगा, जो नहीं बदला वो घर बैठ के आराम से टीवी देखेगा, रिमोट चला चला के, बदल बदल के, और दोस्तों कुछ नहीं होगा। एक व्यवसाय की सफलता और असफलता का मुख्य कारण उसका डिसीजन होता है दोस्तों। क्या नए ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन ले पा रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहा है, क्या नए क्लाइंट को उस तरह से नई टेक्नोलॉजी से रीच कर पा रहा है, क्या मार्केटिंग उस हिसाब से कर पा रहा है। आप सही फैसले लेंगे तो दोस्तों सफल हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके फैसले गलत हो गए आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। चेंजिंग मार्केट ट्रेंड को पकड़ लो, कंपटीशन को पकड़ लो,
कंपटीशन का सही मूल्यांकन करके रखोगे, सक्सेस हो जाओगे। नहीं तो मार्केट में कंपटीशन एक तो लोकल मार्केट वालों का बहुत है, एक जो कॉरपोरेट वाले हर छोटी बिजनेस में आ गए हैं, सोगे सेगमेंट में आ गए हैं, बहुत तकड़ा आने वाले टाइम में कंपटीशन है। वो बिजनेस अब नहीं रहे दोस्तों कि अपना धंधा खोल के बैठ जाओ, गल्ले पे ग्राहक का इंतजार करो, ग्राहक आ गया ठीक, अपने अपने प्रोडक्ट पीछे लगा दो शोकेस में, ग्राहक आएगा, देखेगा देखेगा ले लेगा। अब नहीं है दोस्तों, आपको ग्राहक उठाकर ग्राहक के घर तक ले जाना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को उठाओ, अपनी टीम को दो, उनके घर के सामने बार बार यूं यूं करके घुमाओ, तब जाके वो प्रोडक्ट लेगा। दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, और जो बदलता है वही सक्सेसफुल होता है। अपने प्रोडक्ट को ग्राहक के हिसाब से, ग्राहक के आंखों के आगे बार बार ले जाना पड़ेगा, बार बार ले जाना पड़ेगा, तभी जाके ग्राहक आपका प्रोडक्ट लेगा। दोस्तों, जब लड़का लड़की को भी पटाता है या लव के लिए अपने आप को करता है ना, तो उससे पहले अपनी बाइक चेंज करता है, नए शूज़ पहनता है, रोज पाउडर सुर्खी लगा के बढ़िया बन के कपड़े कपड़े 10 बार उसके आगे से निकलता है ताकि उसकी नज़र पड़ जाए मेरे पे। वो बार बार उसकी बाइक के साथ अपनी बाइक लगाएगा, जहाँ कैंटीन में वो चाय पीती है वहीं जाके बैठेगा। कभी फिर धीरे धीरे उसको दिखाता है, तभी तो उसके साथ उसका लव होता है, तभी वो बाद में फूल दे पाता है, तभी रिंग पहनवा पाता है। तो यही हमारा भी कस्टमर के साथ यही है, रिलेशन बनाना है, उसको प्रोडक्ट दिखाना है। दोस्तों, वो पुराने मेथड अब खत्म होते जा रहे हैं कि ग्राहक आ जाएगा और दुकान से सामान ले जाएगा, ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक दूसरी दुकान पे चला जाएगा जिसने वो मार्केटिंग कर ली है। आपके हाथ में पंखा होगा और मक्खी बैठी होगी, एक इधर एक इधर एक इधर, और यूं यूं हाथ चल रहा होगा। दोस्तों, व्यापार में कस्टमर के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी व्यवसाय का सफल होने के लिए दोस्तों जरूरी है कि वह सभी चैनल पे संतुष्टि करे। मार्केटिंग है तो नए ट्रेंड से मार्केटिंग, सेल है तो सेल, तो कस्टमर को आपके ऐसे एग्जीक्यूटिव होने चाहिए बैठे हुए कि कस्टमर आ गया तो वो तो फिर माल लेके ही जाएगा, और अगली बार फिर उसको ना ऐसा नशा, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी घुट्टी लगा देनी है हमने, कम्युनिकेशन की, कर्टसी की, कॉफ़ी की, चाय की, बोल की, उसके छोटे बच्चे को चॉकलेट देने की, कुछ करना ऐसा है ताकि दोबारा ग्राहक यहीं आए। किसी भी व्यवसाय का सफल होने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ऑक्टोपस पॉलिसी से हमने कंट्रोल करना है। किसी एक पे नहीं निर्भर रहना हमने कि हम पंपलेट बंटवा तो रहे हैं, हम वो भोंपू पूरी मार्केट में बजवा तो रहे हैं। भोंपू भोंपू वाले ज़माने दोस्तों बड़े कम रह गए, ना के बराबर हैं। लोग निगेटिव ज़्यादा लेते हैं, इसको पॉजिटिव ज़्यादा नहीं लेते। ये ट्रेडिशनल सारे तरीके हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ अपने व्यापार को चलाने के तरीके को नहीं देखना होता, बल्कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर देता हूँ और हर वीडियो में देता रहूँगा। कस्टमर क्या चाहता है वो चीज़ उसे परोस दो, बिजनेस कई गुना आगे निकल जाएगा। उन्हें कैसे जोड़ा जाता है ये सीख लो, कस्टमर को लाया कैसे जाता है। मार्केटिंग के डिजिटल और सोशल मार्केटिंग पे चले जाओ, बहुत क्लाइंट भर भर के आएंगे। पुराने क्लाइंट तो होते हैं, रेट करते हैं, नए के साथ आप रेट कहोगे सर ये है, लेना है लो, क्योंकि आपके पास लाइन लगी हुई है, आप इतना ट्रैफिक ला रहे हो दुकान पे खींच के। समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है दोस्तों। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, बिजनेस को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। 2x 5x 10x 100x 500x 1000x तक बिजनेस पिछले 3 सालों में गए हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेके। आपका बिजनेस तब तक सफल नहीं हो सकता दोस्तों जब तक आप उस दिशा में लगातार काम नहीं करोगे। जो आज के बदलावों और नए अवसरों से मेल खाता हो, ट्रेंड को पकड़ो, टाइम को पकड़ो, बदलाव को पकड़ो। हमें हमेशा ये याद रखना है कि एक व्यवसाय तभी सफल होता है जब उस समय के साथ चलता है और नई अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है। यही उस सफलता का राज है दोस्तों। कंडीशन कैसी भी बुरी हो, बुरी कंडीशन में से बिजनेस निकाल के ले आना, ये बिजनेसमैन का काम होता है। आपने कोरोना में देखा दोस्तों, लोग कैसे, क्या पोजीशन थी उस समय, बट मास्क बनाने वालों ने वो अपॉर्चुनिटी देख ली। जो एसेंशियल गुड्स वाले थे उन्होंने अपने कितने धंधे करोड़ों के कर लिए, नए मेडिकल उस पीरियड में कितने खुल गए, हेल्थ केयर,
फूड वाले क्या बिजनेस चले हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो बिजनेसमैन तो हर चीज में से अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, हर चीज में से अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जब वो समय के साथ चलता है, नए अवसरों को पहचानता है, यही सफलता का राज है जिसे हमने बिजनेस में देखना चाहते हैं। अब दोस्तों ये तो थे कि हमें करना कैसे होता है। आज मैं आपको वो 7 रीजन देने जा रहा हूँ, 7 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जो बिजनेसमैन ऐसी मिस्टेक आजकल बिजनेस में कर रहे हैं और उनके बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस फेल हुए हैं दोस्तों इस पीरियड में। ये 7 रीजन में से कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा जिस वजह से वो फेल हुए। यदि ये रीजंस, यदि इसके उपाय उनको पता होते और वो पूरी तरह स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वे में कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे हमने इधर नहीं जाना, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, डिसिप्लिन वे में करना है, तो वो बिजनेस दोस्तों कभी बंद नहीं होते, चलते हैं। रीजन नंबर 1 रीजन है दोस्तों, एक्सेसिव रिलायंस ऑन पेड प्रमोशन एंड पेड कंपेन। आज की डेट में दोस्तों आप यदि प्रमोशन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो करनी शुरू कर दो, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बिजनेस लाने का। बट नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं, नए जो बिजनेस आ रहे हैं, जो जेनजी यूथ, वो दोस्तों उनके क्या है, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, वो वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। बट वो मास्टर होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, मास्टर होते हैं पेड प्रमोशन के। पेड प्रमोशन किसी तरह से भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, मोस्टली ऑनलाइन ही होते हैं, पेड कैंपेन चलाए जाते हैं। ये ज़्यादा अपना जो एक्सेसिव रिलायंस कर लेते हैं इन्हीं पे, इन्हीं के भरोसे बिजनेस शुरू करते हैं और इन्हीं के भरोसे चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, अभी तो कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी उनका एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन बहुत बढ़िया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल है वो लगा रहे हैं उसमें, उसमें बर्न करना आजकल बोलते हैं, कैश कितना बर्न हो रहा है, तो वो अपना कैश बर्न करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, इन्फ्लुएंसर करते हैं, बहुत तरीके हैं दोस्तों आजकल। वो करने के बाद वो कस्टमर लाते हैं और प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाता है। बट प्रॉब्लम इसमें पेड कैंपेन में क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, दिक्कत है दोस्तों। दिक्कत ये है कि ये मेथड जो है सस्टेनेबल नहीं है, ये लंबा नहीं चल सकता आपके साथ। यदि आप नए क्लाइंट पे ही डिपेंडेंट हैं, यदि आपके पास हर रोज नया ग्राहक ही आएगा, तो दोस्तों आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। जिस दिन आपने मार्केटिंग रोक दी या कैश बर्न करना आपने रोक दिया या पीछे से फंडिंग की कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका बिजनेस वहीं स्टक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, यदि आप पेड एडवर्टाइजमेंट से ही सारा काम चला रहे हैं तो इससे खर्चे बहुत बढ़ते हैं, आपका प्रॉफिट बड़ा कम होता है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये जितने आपके सामने स्विगी हैं, आपने सीसीडी देखा होगा, सीसीडी ने इतने खर्चे कर दिए, सीसीडी वाले जो ऑनर हैं आपको पता है क्या हुआ। तो स्विगी वाले का उदाहरण देते हैं, स्विगी वाले ने, और ये आजकल दूसरा जेप्टो वगैरह आया है, ये यदि नीचे बॉटम द लाइन इनको चेक करोगे दोस्तों, ये कई थाउजेंड करोड़ लॉस में है। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली पूरी तरह से ये एडवर्टाइजमेंट पे, कंपेन पे डिपेंडेंट है। बट इन्होंने पैरेलल साथ में अब इन्होंने पर्सनल कस्टमर के साथ लॉयल्टी पॉइंट, ये सारे जो हैं उन्होंने 1 to 1 भी करना शुरू किया है रोकने के लिए। उनको रेफरल के लिए भी अलग तरह की चीज़ें हैं, उनके काफ़ी चीज़ें देते हैं, ये प्राइम अलग सिस्टम निकाल दिए हैं, अब कर रहे हैं। बट स्टार्टिंग उन्होंने दोस्तों बहुत पैसा लगाया पेड प्रमोशन में और उसी की बदौलत वो बड़े भी हैं। बट वो लॉस जो उनका हो रहा है, सिर्फ एक ही रीज़न है दोस्तों, उनका एक्सपेंस प्रमोशन में बहुत हो रहा है। एक दो कंपनियां हैं, वो तो मामा अर्थ करके आपने देखा होगा, उसका तो मैक्सिमम खर्चा ही सारा प्रमोशन में जाता है। वो अपने कंपनी को प्रमोट कर करके ही सारा वो टर्नओवर कर रहे हैं, आपको सारा पता है इन चीज़ों का। धीरे धीरे मैं केस स्टडी जब स्पेशली करता हूँ तो उनमें इनका नाम लूँगा। दोस्तों है क्या कि खर्चा बहुत हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है, तो सस्टेन करना मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका बजट जो है वो प्रॉब्लम करता है, ऑर्गेनिक ऑडियंस आपके पास आ नहीं पाता, लॉयल कस्टमर बिल्ड नहीं हो पाता। जबकि बिजनेस का नाम क्या है? ऑर्गेनिक कस्टमर।
रिपीट कस्टमर, रिटेन कस्टमर। आपके पास कस्टमर बिल्ड होना चाहिए, उसी को आप अप सेल करो, उसी को क्रॉस सेल करो, उसी को अगेन सेल करो, उसी को फिर बुलाओ, नया प्रोडक्ट सेल करो। ये सारी चीजें दोस्तों आप रिपीट कस्टमर के साथ ही कर सकते हो। अब इसमें जोमेटो स्विगी का मैंने आपको बता दिया कि पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंडेंट है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा वी वर्क। वी वर्क कंपनी दोस्तों टोटली एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट थी। उसका क्या हुआ, ऑर्गेनिक कस्टमर नहीं थे, खत्म हो गई, खत्म। पतंजलि ऑर्गेनिक कस्टमर का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। पतंजलि ने एडवर्टाइजमेंट किया, बट पतंजलि ने एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनल रीच करी, पर्सनल वन टू वन ऑर्गेनिक सक्सेस करी। पतंजलि की सक्सेस में ऑर्गेनिक कस्टमर का बहुत बड़ा हाथ है। उनका जो कस्टमर बन जाता है वो ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है इनकी। तो पेड कैंपेन को ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी के साथ बैलेंस बना के, ये इसका क्रक्स है दोस्तों। दोनों को चलाना आजकल बहुत ज़रूरी है। यदि कोई पेड पे खाली ऑर्गेनिक पे डिपेंडेंट है तो दोस्तों वो भी प्रॉब्लम है। आपको पेड प्रमोशन करने पड़ेंगे। अब दोस्तों नंबर 2 आता है जो मिस्टेक। पहली प्रॉब्लम थी कि आप पेड वाली एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ऑर्गेनिक कस्टमर कम आ रहा है आपका। नंबर 2, वीक लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम। आपने माल तो बेच दिया, बट माल बेचने के बाद क्या, माल कस्टमर तक जाएगा कैसे, माल चला भी गया तो इंस्टॉल कैसे हो पाएगा। ये सारी चीजें माल कस्टमर को जो आपने 2 दिन में डिलीवरी दी है, 1 दिन में दी है, 30 मिनट में दी है, 10 मिनट में दी है, वो टाइम वो ही होना चाहिए। ये जितनी आजकल कंपनियां आ रही हैं इस मामले में बहुत आगे हैं दोस्तों। ये कई कंपनियां जो मिलेनियर ट्रिलेनियर बन रही हैं, ये अपने को सिर्फ डिलीवरी सिस्टम, एक लॉजिस्टिक पे काम करके बन रही हैं। आप इसको ब्लिंकिट का उदाहरण देख सकते हो, अमेजन का उदाहरण देख सकते हो। ब्लिंकिट ने कहा आधे घंटे के अंदर, उसने अब 10 मिनट पे लिया, 10 मिनट के अंदर आप दिल्ली में हो, आपको किराने की कोई आइटम चाहिए, आप नीचे दुकान पे जाओगे तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे आपको जाना और आना। यदि पड़ोस में दुकान है, नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है। बट ब्लिंकिट वालों को आप फोन करके, नीचे आपने फोन रखा, किचन तक गिलास का पानी पीने गए, पानी रख के आए, अपनी चेयर पे बैठे, बेल आपके घर की बजती है, आपका माल आपके पास होता है। तो दोस्तों ये आपका लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम बिजनेस में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक मैं इसकी प्रैक्टिकल स्टडी अपनी बताता हूँ। अभी मैंने एक नोएडा से एक आइटम खरीदा बहुत तगड़ा, उसे बोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड। तो दोस्तों जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आज आज आप बिलिंग कर रहे हो, कल का दिन हमें चाहिए, परसों आपके घर पे होगा। यानी कि कल और परसों के बीच में, परसों शाम तक 2 दिन का टाइम, कल के आज के बाद 48 घंटे का टाइम लेते हैं, पहुंच जाएगा। दोस्तों 15 दिन उन्होंने मुझे वो देने में रुला दिया प्रोडक्ट को। और जब दे दिया तो उनका जो इंजीनियर था इंस्टॉलेशन वाला, वो अगले 10 दिन में जाके काम करके गया। फिर भी मुझे यहाँ से अपना लोकल एक इंजीनियर साथ में देना पड़ा। ये दोस्तों पता क्या चीज़ें हैं, जो सेल्स टीम है उसने माल बेचने में पूरा दम लगा दिया, सेल बड़ी अच्छी हो गई उनकी, माल बिक गया, बट उसके बाद यदि आपने क्लाइंट को रुला दिया, आपकी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को ना आज नहीं कल खत्म कर देगा। दोस्तों आपका डिलीवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कस्टमर को डिलीवरी चाहिए टाइम पे। जो आपने प्रॉमिस किया उससे 2 घंटे 3 घंटे डिले हो गया तो भी प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ तो 10-10 मिनट की गेम हो रही है, या 2 मिनट, ये तो 15 दिन लेट होने वाली कंपनियां। अब आप मुझसे यदि एक पूछो कि क्या मैं उस कंपनी को दोबारा ऑर्डर करूंगा, क्या मैं किसी को रेफर करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि मेरी इतनी धज्जियां उड़ी हैं, उसकी जी मैं उसे रेफर कर दिया, वो तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी दोस्तों। तो रेफरल की मार्केटिंग खत्म, उनकी पर्सनल खत्म। तो दोस्तों लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम आपका यदि गलत है, इसको ठीक कर लो। यदि आपने जो प्रॉमिस किया
उस प्रॉमिस पे माल उससे पहले पहुंचना चाहिए। भले आप बड़ा प्रोडक्ट है, कोई दूर से माल आना, एक दिन आगे का ले लो। अमेज़न का देखो दोस्तों, आपको जब माल ऑर्डर करते हो तो जो डेट वो दे रहा होता है, उससे पहले तो माल मैंने कई बार आते देखा है, पर उससे लेट होते मैंने आज तक नहीं देखा। या तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, बट वो लेट नहीं हो सकता। किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है ना दोस्तों, वो उसकी लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम ही होता है। अगर ये सिस्टम आपका कमजोर है, तो इससे दोस्तों ना केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर असर पड़ता है, बल्कि बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। आपकी ग्रोथ रुकेगी क्योंकि कस्टमर खत्म, प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि आपको फिर कंडीशंस पे कंप्रोमाइज करके ओवर कोस्टिंग करके आपको प्रोडक्ट वहां पे भेजना पड़ेगा, और इमीडिएट कोई ना कोई प्रॉब्लम करके। इससे क्या होता है, डिलेड डिलीवरी हुई, डिलेड डिलीवरी से क्या होगा, रेपुटेशन खत्म, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि अब दोबारा आप माल क्लाइंट के गालियां निकालने पे जैसे तैसे करके आप किसी तरह माल भेज रहे हो। कस्टमर रिटेंशन की कमी, मैंने पहले बता दिया, मैं कस्टमर उनका टूट गया। ब्रांड इमेज जैसी होती है दोस्तों, वो बहुत बढ़िया ब्रांड है, मैं तो पता नहीं हैरान होता हूँ, इतने अच्छे ब्रांड ने ऐसी सेल्स टीम रख रखी है, ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी, तो वो बेचारे, नुकसान किसका दोस्तों, टीम तो उसने अच्छी रख रखी है, नुकसान है मालिक का सिर्फ। मालिक को ये चीज़ें देखनी चाहिए, मालिक की नज़र बिल्कुल बाज की तरह होनी चाहिए, हर हर चीज़ पे काम करना नहीं होता, उसने सिर्फ नज़र रखनी होती है, रिपोर्ट लेनी होती है। लॉजिस्टिक का उदाहरण दोस्तों फ्लिपकार्ट का लेता हूँ। फ्लिपकार्ट कंपनी अमेजन से बहुत पहले की आई हुई है। फ्लिपकार्ट कंपनी ने इंडिया पे राज कर लिया था, बट फ्लिपकार्ट की प्रॉब्लम क्या रही, लॉजिस्टिक। फ्लिपकार्ट जो थोड़ी पीछे हुई और बड़ी पीछे चली गई अमेजन के, अब वो रीज़न क्या था, अब जब उन्होंने फ्लिपकार्ट ने अपनी लॉजिस्टिक कंपनी क्रिएट कर दी, पहले दूसरों पे डिपेंडेंट थे, वो बाहर से आउटसोर्स करवाते थे, अब उन्होंने ई कार्ट करके अपनी ही लॉजिस्टिक शुरू कर दी। जब से अपनी करी तो उन्होंने बिल्कुल अमेजन का मॉडल लाके बिल्कुल उसी के कर दिया। आज टक्कर पे तो अमेजन के नहीं है, बट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम बड़ा सही कर दिया है। अब लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम सुधारने के क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। अमेजन का आपको पता है, एक एक सेकंड का आपको पता होता है मेरा माल कहाँ है, आपने बताना नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं करना, उन्होंने सिर्फ उठाना है, देखना है कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, आज यहाँ पहुँच गया, आज यहाँ पहुँच गया, आज ये पहुँच गया। हमारे गवर्नमेंट के इंडियन सिस्टम देख लो, यदि हम कोई रजिस्ट्री करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो भी आपको डिलीवरी का सिस्टम बिल्कुल बताता रहता है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इन हाउस लॉजिस्टिक टीम डेवलप करो दोस्तों, जैसे फ्लिपकार्ट ने करा, ई कार्ट खोल के। इन हाउस होती है तो आप किसी पे ना डिपेंडेंट नहीं हो। अभी हमने एक मुरादाबाद से कोई सामान मंगाया दोस्तों, वो मुरादाबाद से बरेली गया, बरेली से लखनऊ गया, लखनऊ से वापस ही आया, मतलब हम ट्रैक कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी हमारा ट्रक में होता है, वो ट्रक ऐसे ही चलते हैं जी, जब जब वो जहां जहां जा रहा होता है तो वहां, मतलब कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट घूम रहा है, कितनी बार वो लोडिंग अनलोडिंग हुई होगी उसकी। तो दोस्तों इन हाउस जो लॉजिस्टिक होती है, उन चीज़ों पे बड़ी कंपनियों को काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। और स्ट्रेटजिक वेयर हाउसिंग खोलो, जगह जगह जहाँ माल यदि जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली एक वेयर हाउस हो सकता है। बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बड़ा सोचो, बड़ा काम करो। छोटे बिजनेस उसको इंप्रूव करके बड़े तक जा सकते हैं, बट छोटे में क्या उसमें सेटल हो सकता है, वो भी हमने सारी आज डिस्कशन करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपनी टीम की ट्रेनिंग करवाओ, डेटा एनालिसिस करो कि क्या प्रॉब्लम रहती है, कितनी ऐसी रिपोर्ट हो गई। अब दोस्तों आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। तीसरी प्रॉब्लम, पहली एडवर्टाइज की थी कि आपने पेड एडवर्टाइज पे भरोसे हो गए हो। नंबर टू, हमने लॉजिस्टिक किया कि आपका लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। नंबर तीन है नेग्लेक्टिंग रिपीट कस्टमर। ये सबसे बढ़िया है दोस्तों, कस्टमर आपका भगवान है, कस्टमर को पकड़ लो। कस्टमर आपके पास एक बार माल लेके गया है तो उसे छोड़ो मत, वो जाना नहीं चाहिए, आपकी दुकान छोड़ के दूसरे के गल्ले पे नहीं जाना चाहिए, दूसरी के शटर पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसको ऐसा कुछ कर दो, रिपीट कस्टमर को इतनी फैसिलिटी दे दो, इतना अपना व्यवहार अच्छा कर दो, इतनी टीम को बोलो कि उसको ऐसी चीज़ें कर दो कि वो दोबारा जाए ना कहीं भी।
तो वो दोस्तों रिपीट कस्टमर को रिटेन करना सबसे बड़ा बिजनेस है। आपकी कितनी कॉस्टिंग लगती है नए कस्टमर को लाने में, उसे मझाने में, उसे चू चू पू पू करने में कि नहीं भाई, नहीं भाई, ले लो हमारा माल ये है। जो ऑलरेडी कस्टमर है, जिसने आपकी क्वालिटी देखी हुई है, आपका बिहेव देखा हुआ है, उसके लिए तो कॉस्ट ही नहीं पड़ती। रिटेन कस्टमर, रिपीट कस्टमर को पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। एक सफल बिजनेस केवल नए कस्टमर को लाने पे नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने और उससे रिपीट बिजनेस पाने पे लगा होता है। रिपीट कस्टमर बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं दोस्तों। उन्हें नेग्लेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है। रिपीट कस्टमर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। रिपीट कस्टमर का दोस्तों एक उदाहरण देखते हैं यदि हम, तो स्टारबक्स। आपने स्टारबक्स देखा होगा, वो लॉयल्टी, स्टारबक्स का रिपीट कस्टमर बहुत डाउन होने लग गया था और उन्होंने बहुत रिसर्च करी। वो तो कई करोड़ों रुपए फूक देते इन्हीं चीज़ों पे कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम लाए। लॉयल्टी प्रोग्राम इनका इतने सक्सेस हुआ है दोस्तों, पर्सन चाहे वर्ल्ड में किसी कोने में भी हो, वो अपना कार्ड लगाता है। उस लॉयल्टी कार्ड में पहले जितनी परचेज करी हुई है उससे उसके नम पॉइंट्स होते हैं, उससे वो कॉफ़ी खरीद सकता है, उससे वो खाने की चीज़ खरीद सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों अब बिल्कुल मार्केट चेंज होती जा रही। अमेज़न वाला देखो, प्राइम वालों को कितनी फैसिलिटी देता है। प्राइम वालों को डिस्काउंट अलग लगते हैं। प्राइम वालों को डिलीवरी सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। प्राइम वाले तो समझ लो फूफा होते हैं, जीजा होते हैं, जवाई होते हैं। प्राइम वालों को कंपनियां ऐसे रखती हैं सवार, हर चीज में आजकल प्राइम का ट्रेंड आ गया है दोस्तों। तो ऐसी चीजें ना हमने भी पूरी वो करनी है। रिपीट कस्टमर को नेग्लेक्ट करना सिर्फ रेवेन्यू का ही आपका लॉस नहीं होता दोस्तों, बल्कि आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी जाती है। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं उनका रिपीट कस्टमर नहीं बनूंगा, क्या हुआ, उस कंपनी के ब्रांड पे फर्क पड़ेगा, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। मैं उस सेल्समैन का नाम नहीं लूंगा, मैं कंपनी का ही नाम लूंगा, जिसे भी कि उस कंपनी ने ऐसा किया। तो ब्रांड किसका खराब हुआ? कंपनी का। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना है तो कस्टमर एक्विजिशन चाहिए, नए कस्टमर चाहिए, बट जो पुराने हो गए हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना और उनको बैलेंस बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कस्टमर दोस्तों नया बनाना भी बहुत ज़रूरी है, बट पुराने वाले को रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी कॉस्ट कम आती है दोस्तों। वो आपकी रेफरल मार्केटिंग करता है, वर्ड टू माउथ बात करता है, 4 बंदों को लेके आएगा। आप बस उसे खुश कर दो, आप उसे कोई अलग से डिस्काउंट दे दो कि रेफरल डिस्काउंट तुझे अलग से देंगे। उसे बिठाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पैर दबाने पड़े पैर दबाओ। अरे भाई उसे पकड़ लो, उसे कह भाई तू हमारे लिए भगवान है। तो वो आपके लिए कई कस्टमर ला के देगा। नंबर 4 मिस्टेक, नंबर 4 है फेलिंग टू सस्टेन प्रॉफिट मार्जिन। आजकल लोग दोस्तों भागा दौड़ी पड़ी हुई है, रेवेन्यू करना है, तेज करना है। आजकल एक एसएमई आईपीओ का मॉडल एक अलग आ गया है, आपने देखा होगा। मैं आईपीओ के लिए बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी देता हूं, हमारे कई क्लाइंट के आईपीओ हो रहे हैं, अभी प्रोसेस में हैं। एसएमई आईपीओ दोस्तों, आपकी टर्नओवर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है, आप एसएमई आईपीओ के लिए जा सकते हैं। एसएमई आईपीओ वाले क्या कर रहे हैं आजकल? टर्नओवर की दौड़ लगी हुई है, भाग फिर हो रही है। प्रॉफिट को वो देख ही नहीं रहे, प्रॉफिट कंप्रोमाइज करके जा रहे हैं। ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हो जिनके मैंने नाम लिए हैं, अमेजन, अमेजन तो नहीं, अमेजन तो बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सॉरी, स्विगी, जेप्टो, उसके बाद ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सारी कंपनियां सेल की टर ओयो कंपनी आपने सुना होगा दोस्तों, ओयो, रितेश अग्रवाल जी की। ओयो कंपनी कितने लॉस में है, जबकि वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी है, बट यदि बैलेंस शीट को देखोगे, फाइनेंशियल्स उसके देखोगे, वो लॉस में क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को पता नहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। नई स्ट्रैटेजी ये मार्केट में आ गई है दो तरह की, एक प्रॉफिट पे खेलते हैं, एक रेवेन्यू पे खेलते हैं। तो दोस्तों जो बिजनेस बंद होने का रीजन होता है ना, यदि आपका मॉडल
जिस एम को लेकर आप प्रॉफिट को कंप्रोमाइज कर रहे हो, नहीं चला आपका बिजनेस, आपने टर्नओवर तो घुमा दी, बिका नहीं या किसी तरह से खत्म हो गया, आप फंस गए, बैंकरप्ट हो गए, तो दोस्तों लेनी देनी हो जाती है। कभी भी प्रॉफिट, बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बांध के रखो, प्रॉफिट के बिना कोई सेल नहीं होती। कंपटीशन को देख के आजकल भाई साहब इतनी डिस्काउंट, एक एक परसेंट मार्जिन, 0.1% पे प्रोडक्ट नेट प्रॉफिट में बेच देते हैं लोग, ग्रॉस प्रॉफिट पे। पता नहीं बचाते क्या है दोस्तों। कई लोगों को तो मैंने देखा है बराबर कॉस्ट पे और बिलो कॉस्ट पे स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए, इंसेंटिव का फायदा उठाने के लिए। प्रॉफिट को सस्टेन करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है बिजनेस में। यदि बिजनेस को लंबा चलना है तो कंपनियां बंद होती हैं, बिजनेस बंद होते हैं, बहुत बड़ा इसका हाथ होता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं मेंटेन कर पाते वो। प्रॉफिट आपने ग्रॉस प्रॉफिट पे रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका जरूर बचना चाहिए हर प्रोडक्ट के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा है। ये ना केवल रेवेन्यू की तुलना कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है, बल्कि ये बताता है कि आपका बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। दोस्तों आपके प्रॉफिट को, आपके फाइनेंशियल्स को देख के ही सामने वाला बंदा जज कर लेता है कि आपके बिजनेस में दम कितना है, आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग कितना है, किन पिलर्स पे खड़ा होगा। यदि जैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बिजनेस कोच हूँ, हमें तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो और 10 मिनट के बाद हमसे ही पूछ लो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, पिलर्स किस पे खड़ा हुआ है आपका बिजनेस, और कौन सा पाया नीचे से अगले 1 साल 2 साल में खिसकने वाला है, दूसरा पाया कब खिसकने वाला है, या आपके नीचे स्ट्रॉन्ग पिलर लगने वाले हैं और आपका बिजनेस रॉकेट बजने वाला है। ये दोस्तों प्रॉफिट बहुत बड़ी एक एलिमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। प्रॉफिट कमाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिजनेस जो बंद होते हैं प्रॉफिट को कंप्रोमाइज़ करके करते हैं, फिर बंद होते हैं। टेस्ला वाले ने देखो दोस्तों हाई प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन किया हुआ है। हाई प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपटीशन चाहे जितना भी हो जाए, अपने मॉडल में इंप्रूवमेंट करो, नया प्रोडक्ट लाओ, नई मार्केट में जाओ, बट आप कस्टमर प्रॉफिट मार्जिन पे कंप्रोमाइज़ मत करो। वो तभी होता है दोस्तों जब कस्टमर कम होते हैं। आपकी मार्केटिंग सेल्स यदि अच्छी है तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। जियो की प्राइसिंग मॉडल देखो, जियो जब मार्केट में आया दोस्तों उसने बहुत कम प्राइस रखा, प्रॉफिट पे पूरा उसने कंप्रोमाइज़ किया। बट आज की डेट में देखो दोस्तों कैसे रेट बढ़ रहे हैं जियो के। मतलब वो जितना लॉस हुआ हुआ था वो तो कब का उसने कवर कर लिया, उसके बाद अब तो पता नहीं कितने साल प्रॉफिट है। बट ये वो तभी कर पाया, उसके पास फंड अवेलेबल था दोस्तों। जो नया बिजनेस करेगा बिना कैपिटल के करेगा और लोन पे उठा के करेगा तो ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है, धंधा बंद हो सकता है। तो प्रॉफिट को कंप्रोमाइज हमने नहीं करना। अब दोस्तों आता है पांचवा पॉइंट, वीक ब्रांड पोजीशनिंग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वीक ब्रांड पोजीशनिंग दोस्तों, आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग ही नहीं है मार्केट में। वीक ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब आपकी ब्रांड की जो पोजीशनिंग है कमजोर है मार्केट में, पता नहीं है लोगों को आप कहाँ खड़े हो। जैसे दोस्तों मैं एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, अच्छा उदाहरण देता हूँ। एप्पल का है, एप्पल का फ़ोन है। एप्पल के फ़ोन की क्या ब्रांड पोजीशनिंग है, आपको क्या माइंड में एकदम आता है? प्रीमियम क्वालिटी, ग्रेट वैल्यू। मतलब यदि आप क्वालिटी वाला फ़ोन कहेंगे तो क्या नाम आएगा? प्रीमियम क्वालिटी एप्पल। उसकी पोजीशन क्या है? प्रीमियम क्वालिटी। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जूडियो। जूडियो का जो शोरूम खुले हैं अभी कपड़े की मार्केट में, उसकी क्या पोजीशनिंग है? रिटेल मार्केट सस्ती वाली। सस्ते वाले कपड़े लेने हैं तो जूडियो पे जाओ। तो ये एक पोजीशनिंग होती है दोस्तों। जैसे आपने हमारी वेल्थ स्मार्ट लर्निंग की पोजीशन यदि मार्केट में सुनी हुई होगी, नहीं तो आप मीडिया में, सोशल मीडिया में जाओगे पता लगेगा। इसकी पोजीशनिंग हमने क्या बनाई? नंबर वन, हम हिंदी में बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं, पहली। नंबर दो, हम ऐसी कंसल्टेंसी देते हैं कि
हर बिजनेसमैन को उसी की लैंग्वेज में ही समझ आ जाती है, इतनी प्यार से बिजनेसमैन को जो बिल्कुल टच करे। हम वो नहीं हैं, हम उस तरह से कंसल्टेंसी नहीं देते कि टाई लगाई और बढ़िया से टशन लेक्चर मारा, ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, ये 5 पॉइंट और ये टेक्नोलॉजी, और 10 मिनट 15 मिनट में आए और सल्यूट मारा निकल गए। नहीं दोस्तों, कस्टमर को समझाना है, कोई घास नहीं पिलानी, घास नहीं खिलानी। हमारी क्या है कि हम जो बोलते हैं कस्टमर को समझ आता है। नंबर तीन जो हमारी पोजीशनिंग है वो ये है कि हमारे कोर्स मिडल कोस्ट के होते हैं, ना सस्ते हैं ना महंगे हैं, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जो बिल्कुल गरीब हैं, पोजीशन नीचे वाले लोग, हमने EWS स्कीम अपने एनजीओ में निकाली हुई है। हमारा एक सेम लेवल पे एनजीओ काम करता है वेल्थ ट्रेनिंग का, उसमें हमने EWS वालों को दिया हुआ, यानी कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस करना चाहता है, वो इकोनॉमिकली अभी पूरी तरह से नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप हमारे एनजीओ में आके सेम कोर्स आप कर सकते हो। उसके लिए हमारा कुछ कूपन कोड, एक अलग सिस्टम होता है, एक अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपको वहां कॉस्ट नॉर्मल प्राइस का 20% पड़ती है दोस्तों। तो हमने सारी चीज निकाली है कि यहाँ पे कस्टमर को, क्लाइंट को बिजनेस की एजुकेशन ऐसे दी जाएगी, ऐसे दी जाएगी, यानी कि वो बिजनेस पे बैठा होगा, सोता होगा, खाता होगा, तो हमारी पोजीशनिंग ही आएगी। उसको ब्रांड पोजीशनिंग ऐसी बना दो कि कस्टमर के ना दिमाग पे छप जाए कि यार ये चीज है। तो ये जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, बिजनेस कोचिंग मतलब वेल्थ स्मार्ट लर्निंग। तो दोस्तों ये होती है ब्रांड पोजीशनिंग। आपके बिजनेस की यदि वीक ब्रांड पोजीशनिंग है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम करती है। अब मैं टाइम दोस्तों बड़ी तेज हो जाता है, मैं चाहता हूं मैं सब कुछ आपको दूं। एक मजबूत ब्रांड पोजीशनिंग आपके बिजनेस को मार्केट में यूनिक पहचान दिलवाती है। जैसे मैंने अभी बोला, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है? मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, बिजनेस कोचिंग पढ़ाता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, और बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में देता हूँ। कोई वो ना नीचे ना ऊपर, और कोस्टिंग भी ना नीचे ना ऊपर। जो नीचे गरीब लोग हैं या जो नहीं कोस्ट बियर कर सकते, हम उसे एनजीओ से क्लासेस देते। हम क्योंकि हेल्प करने के लिए हैं, तो एनजीओ से हम उसे फैसिलिटी दे रहे हैं, बिल्कुल वही जो दूसरों के लिए है। यदि ब्रांड पोजीशनिंग कमजोर है तो ना केवल आप अपनी टारगेट ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि आप कॉम्पिटिटर के बीच में खो जाते हैं। कॉम्पिटिटर बड़े हैं, मार्केट में चल रहे हैं। आपने कितने बिजनेस कोच मार्केट में देखे होंगे, बड़े अच्छे अच्छे कोच हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबका, मेरे गुरु हैं, मैं उनसे सबसे सीखता हूं, और मैं जिससे भी सीखता हूं वो मेरा गुरु होता है, चाहे उम्र उसकी 18 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो। यदि मैंने उससे एक लाइन भी सीखी है तो वो मेरा गुरु है और हमेशा रहेगा, मैं उसका रिस्पेक्ट हमेशा करूंगा। तो कॉम्पिटिटर के बीच में आप खो जाते हो यदि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग नहीं है तो। वीक ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है कि बिजनेस में आपकी कोई पहचान ही नहीं है। आप आया राम गया राम, आया राम गया राम, दुकानदार आता है, सीढ़ियां चढ़ता है, नहीं पसंद आया उतर के दूसरी दुकान पे चला जाता है। और यदि ब्रांड पोजीशनिंग आपकी है तो दुकान पे टिकेगा भी, लेके भी जाएगा और सारा काम करेगा दोस्तों। वीक ब्रांड पोजीशनिंग के फर्क क्या होते हैं दोस्तों? इससे डिफरेंशिएशन की कमी आती है, नेचुरली है। देखो आपकी कोई ब्रांड ही नहीं है, आप सब में बीच में एवरेज हो, जर्नल हो। आप भीड़ से हट के कुछ बनाओ, भीड़ से हट के अपना दिखाओ, तभी तो मजा आएगा दोस्तों। लो कस्टमर लॉयल्टी, आपके कस्टमर की लॉयल्टी आपकी लो है, तभी तो मज़ा नहीं आ रहा, तभी कस्टमर आप पे लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहा। और मार्केटिंग सेल्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि कस्टमर विश्वास नहीं कर रहा आप पे, कस्टमर आप में कुछ चीज़ देख ही नहीं रहा। तो ब्रांड पोजीशनिंग आपकी ऐसी है कि वो कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा। कंपटीटर के आगे डिसएडवांटेज, तो कंपटीटर आगे निकल जाता है, हम पीछे हो जाते हैं। पतंजलि का उदाहरण लो, पतंजलि की एफएमसीजी में जब ब्रांडिंग ऐसी है कि स्वदेशी लेनी है तो पतंजलि, एफएमसी का आयुर्वेदा का कोई प्रोडक्ट लेना है तो पतंजलि, मतलब उन्होंने ऐसी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, स्वदेशी को राष्ट्र को मिक्स करके। एप्पल की क्या है ब्रांडिंग? एप्पल की ब्रांडिंग प्रीमियम क्वालिटी। तो दोस्तों ये थी चीज़। अब नंबर 6,
लैक ऑफ डेटा ड्रिवन। दोस्तों बिजनेसमैन का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैंने अभी तक ये वाला बहुत देखता हूँ, मेरे क्लाइंट में ये बहुत ज़्यादा कमी रहती है। हम इसी चीज़ पे जोर देते हैं, भैया अपना डेटा ड्रिवन करो। लैक ऑफ डेटा, आपके पास डेटा नहीं है। डेटा यदि आपके पास है तो आपका बिजनेस बहुत आगे। कस्टमर का डेटा होना चाहिए दोस्तों, किस कस्टमर ने किस दिन आपसे क्या प्रोडक्ट खरीदा था, कौन सा कस्टमर कितने दिन बाद रिपीट आ रहा है, कौन सा कस्टमर नया था जिसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, कौन से कस्टमर को हम अपनी सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं पाए, कौन से हम नए कस्टमर ला सकते हैं। डेटा ड्रिवन और डिसीजन मेकिंग ये बड़ी ज़रूरी है। डेटा ड्रिविंग डिसीजन मेकिंग किसी भी बिजनेस की सही दिशा ले जाने में फाउंडेशन है। जब बिजनेस डेटा का सही उपयोग नहीं कर पाते तो हम डिसीजन गलत ले जाते हैं दोस्तों। ग्रुप वर्क अजम्पशन पे काम करते हैं, परिणाम गलत हो जाते हैं। स्ट्रेटजी, वेस्टेज रिसोर्सेज, मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी में होता है। दोस्तों डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आपके पास डेटा यदि है हर चीज़ का ना, यदि आपके पास फाइनेंस का डाटा है दोस्तों, आप कभी भी कोई भी गलत लोन नहीं ले सकते, गलत टाइम पे नहीं ले सकते, कोई भी खर्चा नहीं कर सकते, कोई भी प्लांट मशीनरी या किसी को रिक्रूट करना है सीईओ को, आपके पास डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। यानी कि डिसीजन कुछ भी लो, उसके पीछे डेटा आपके पास होना चाहिए। डेटा तभी होगा जब आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे। टेक्नोलॉजी में हर चीज़ होती है। आज की डेट में किसी क्लाइंट के पास चले जाओ, उनको बोलो ना सर वो आप अपनी वो वाले साल की बैलेंस शीट दिखाना, वो भाई साहब फिर तो वो 7 दिन बैलेंस शीट नहीं आएगी। कहाँ पड़ी है, क्या है, कुछ पता नहीं। या कोई आ जाए कि यार वो वाला जो एग्रीमेंट आपने पार्टी के साथ किया था, चेक बाउंस हुआ है, वो यार वो कॉपी दे दो, हम लॉ का वो केस बनाते हैं, वो एग्रीमेंट ही नहीं मिलेगा। डेटा ड्रिवन, डेटा निकालो दोस्तों, डेटा ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए आपका। कुछ भी करो, डेटा आपके पास पूरा सॉलिड होना चाहिए और प्रॉपर टूल होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस स्किल होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी स्किल है दोस्तों, बिजनेसमैन में ये होनी चाहिए। सामने देखते ही 4 लाइनें पढ़े, उनका अकाउंटेंट बना के दे इवनिंग में, ये और उसको एनालिसिस करने की होनी चाहिए। डेटा की जगह पर्सनल ओपिनियन और गट फीलिंग पे डिसीजन नहीं लेनी चाहिए कि मेरा मन कर रहा है यार इसके क्लाइंट के साथ डील कर लेते हैं। जब तक क्लाइंट का पूरा डाटा ना चेक कर लो, उसकी बैकग्राउंड ना चेक करो, कोई ऐसा काम मत करो। चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे परचेज कर रहे हो। अनऑर्गेनाइज डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम करता है दोस्तों। ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के हमने डेटा ड्रिवन पे जाना है। और उसके बाद दोस्तों सातवां है फेलियर टू इवॉल्व विद इंडस्ट्री एवरेज। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको आज के बदलते हुए व्यापारिक माहौल में अपने आप को ट्रेंड के साथ चेंज करना है। बिजनेस इंडस्ट्री चेंज के साथ अपने आप को इवॉल्व कर दो, अपने आप को उसमें डाल दो। यदि आप इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ नहीं चेंज हो रहे हो, जैसे जूडियो आ गया सस्ते में, तो आपको अपने प्रोडक्ट पे वैसा ही करना है। मोबाइल आ गए कितनी तरह के। जिस भी इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, हमें जो उस इंडस्ट्री में आज की डेट में चल रहा है, उस मार्केट में जो चल रहा है, जो कस्टमर की उससे रिलेटेड है, उसमें इवॉल्व हो जाना है, पूरी तरह से समा जाना है। यदि उससे नहीं होंगे तो हम हमारे लिए खतरे की घंटी है। समय के साथ साथ बाजार, कस्टमर की आदतें और तकनीकी बदलती रहती हैं। अगर आपका बिजनेस इन बदलावों के साथ नहीं बदला, आज की डेट में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में घुस गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट कर लो, अपनी स्किल सीख लो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फेल हो जाएगा बिजनेस। इनोवेशन की कमी की वजह से कस्टमर नीड को नहीं समझ पाए, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए। जैसे कोडेक ने क्या किया, मैंने उदाहरण बताया था एचएमटी और कोडेक वाला। तो दोस्तों कस्टमर की नीड देखनी है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, बिजनेस की दुनिया ना बड़ी डायनेमिक चैलेंजिंग है, ये मैंने पहले भी बताया। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक ना आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। आपको नए ट्रेंड को अडॉप्ट करना है। जब बात समझते हैं कि व्यापार में सही दिशा में चलने के लिए जरूरी है क्या नहीं, तब आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो। सिर्फ पुराने तरीके से चलने से नहीं होगा। सफलता तभी मिलती है जब हम खुद को समय के साथ बदल लेते हैं और स्ट्रेटजिकली नीतियां अपनी लगाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सोचता हूँ आपको मिस्टेक समझ आ गई होंगी। ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, इनमें इम्प्रूवमेंट करना है। और दोबारा मिस्टेक, ये 7 मिस्टेक एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आपको आज वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों मैं जो बताता हूँ उसके बाद सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो और बिजनेस
दबा के करते रहो। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि वीडियो आगे की मिलती रहे। और चैनल को दूसरों को शेयर करो दोस्तों, और कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो कैसी लगे। और आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। खुश रहो, बिजनेस करते रहो, धंधा करते रहो, बढ़िया बढ़िया, कई गुना धंधा आपका बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो